नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है पीएफआई पर बैन, लेकिन हम बात करेंगे इस पर नेताओं में बढ़ रही बेचैनी की। जी हां, केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार को आईएसआई से पीएफआई के लिंक मिले हैं। इसके साथ ही कट्टरपंथ आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा है। लेकिन अब पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद फुल प्रूफ सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी नेताओं ने प्रतिबंध का स्वागत किया है, तो वहीं विपक्ष के कई नेताओं में सबूत दिखाने की बेचैनी है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी और सपा सांसद शफीक रहमान ने प्रतिबंध का विरोध किया है। उधर लालू यादव और कांग्रेस के कई नेताओं ने पीएफआई की तरह ही आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। तो आज नेताओं की बैन पर इस बेचैनी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कट्टरपंथी संगठन पीएफआई का पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया है। केंद्र सरकार ने आतंक की फैक्ट्री पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों पर 5 साल के लिए ताला लगा दिया। केंद्र सरकार ने अधिसूचना में आईसिस से पीएफआई के लिंक का दावा किया। इसके साथ ही कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। अधिसूचना में बताया गया कि पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य प्रतिबंधित संगठन सिमी के नेता हैं। पीएफआई के जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी लिंक है। पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन एजेंडे के तहत एक समुदाय को कट्टर बनाकर देश में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। पीएफआई पर सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल को बिगाड़ने का भी आरोप है। यही वजह है कि 5 साल के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध का बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया है। स्वागत है माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, जिन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त संगठन है इन पर प्रतिबंध लगाया। पीएफआई पे जिस प्रकार से बैन लगाया गया है, जो बैन लगा है 5 वर्ष के लिए लगा है, ये हमेशा के लिए लग जाएगा। और अगर वो नहीं सुधरे तो, और इस प्रकार की गतिविधियां रही तो ये देश में, भारत में ये स्वीकार्य नहीं है। किसी भी प्रकार का आतंकवाद स्वीकार भारत में नहीं। उधर पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद विरोध के स्वर भी खुलकर उभर कर सामने आ रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और सपा सांसद शफीक रहमान ने प्रतिबंध का विरोध किया। वहीं लालू यादव और कांग्रेस के कई नेताओं ने पीएफआई की तरह आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने प्रतिबंध पर सबूत सार्वजनिक करने की मांग की है। पीएफआई हो या बीएफआई हो या सीएफआई हो, हाँ, आज आतंकवाद बहुत बड़े खतरे की बात है। तो इसका सबूत होना चाहिए, बनावटी सबूत नहीं, सही सबूत होना चाहिए। कोई सा भी संगठन हो, उन संगठनों पे बैन लगाया ही जाना चाहिए, लेकिन उन संगठनों पे भी दृष्टिपात किया जाना चाहिए कि किस तरह से मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाई कराई जा रही है। जो भी आतंकवादी गतिविधि करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पीएफआई हो, आरएसएस हो या कोई संस्था हो। बैन करने के साथ साथ उसके जो सबूत हैं, जो आधार उनको मिले हैं, तो उसमें से एक आध आधार तो ऐसा होगा जो जनता को बताकर भ्रम दूर किया जाए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश के जासूसी कांड में, टेलीफोन कांड में पकड़ाए गए थे, उनका आज तक उजागर नहीं करा, उनका भी सबूत नहीं दिया। तो हम दोनों की मांग करते हैं कि इनके सबूत भी दिए जाएं। कुल मिलाकर अब पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद फुल प्रूफ सियासत शुरू हो गई है। कल तक जो नेता बैन की वकालत कर रहे थे, वही नेता अब प्रतिबंध पर सबूत मांगने लगे हैं। हालांकि सबूत कोर्ट में पेश होंगे, लेकिन सार्वजनिक सबूत मांगना विरोध का ये नया ट्रेंड बन गया है। जबकि केंद्र सरकार अपनी अधिसूचना में ये साफ कर चुकी है कि पीएफआई कई आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल रहा है। पीएफआई के कुछ सदस्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों में शामिल रहे हैं। इसके अलावा हिंसक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें कॉलेज प्रोफेसर का हाथ काटना, अन्य धर्मों का पालन करने वालों की निर्मम हत्या करने से लेकर बम धमाके की साजिश रचना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं शामिल है। पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया था, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन ऐसे में फुल प्रूफ सियासत
सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गोविंद मालू, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अजय शाह, नेता हैं कांग्रेस के, और पीरजादा तौकीर निजामी, AIMIM के नेता हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मालू जी, शुरुआत आपसे करेंगे। आपने सज्जन सिंह वर्मा को भी सुना, आपने कमलनाथ जी को भी सुना, असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि प्रतिबंध लगा है, लेकिन बाकी के संगठनों पर भी उनका इशारा सीधा सीधा RSS की तरफ है। बहुसंख्यकवाद, जो कट्टरवाद की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा तो सीधे सीधे RSS का नाम ही ले रहे हैं। यही जो बात है, देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। ये देश के जो संगठन हैं, जो भारत के राष्ट्र हित के हैं, ये तो दुश्मनों के साथ मिल रहे हैं। ऐसे विदेशी लोगों के साथ जो भारत के एनिमी हैं, दुश्मन हैं, और भारत में अपना राज्य कायम करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रद्रोह, इसमें अंतर करना सीखें। और इसीलिए ये वोट बैंक की राजनीति का ही सबब है कि जब अभी तो इसके पहले कांग्रेस के लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं लगाते हो, आप क्यों बोलते हो, क्यों गिरफ्तार करते हो। अब सज्जन सिंह वर्मा भी आ गए, कमलनाथ भी आ गए कि इसके पीछे एजेंडा क्या है। अरे एजेंडा है देश, दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। आपका एजेंडा है वोट, हमारा एजेंडा है देश। पहले देश, उसके बाद में बाकी सब कुछ। और आतंकवाद, ये हिंदू आतंकवाद इन्हीं लोगों ने गढ़ा था। हिंदू को आतंकवाद होता है क्या? पूरे देश में, पूरे विश्व में देखिए, चाहे वो अभी ब्रिटेन में देखो, फ्रांस में देखिए, या और कहीं देखिए, ये किस तरह से कट्टरवादिता अभी है और किस तरह से इस्लामिक टेररिज्म के नाम पर उन्होंने अपनी सल्तनत कायम करने के लिए निरपराध लोगों की हत्याएं की है। आप देखिए, बामियान में बुद्ध की प्रतिमा उड़ा दी जाती तालिबान द्वारा। क्या है ये सर्वधर्म समभाव है क्या? ये इस्लामिक विस्तारवाद है और हम इसके खिलाफ हैं। और पूरे देश के सब लोगों को खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा से ही बाह्य सुरक्षा है। और जब आंतरिक सुरक्षा ठीक नहीं रहेगी तो बाहरी सुरक्षा भी ठीक नहीं रहेगी। और हमारा देश का जो भूभाग पहले चीन के पास चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया, ये पाकिस्तान समर्थक, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बात करें, मैं उनको सीधा कह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान समर्थक है वो? ये जो इस्लामिक टेररिज्म के जिन 9 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है, ये इनकी फंडिंग होती थी, टेरर फंडिंग। क्या RSS के पास टेरर फंडिंग के सबूत हैं? क्या वो देशद्रोही है? क्या वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? क्या वो देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं? यदि आपके पास कोई प्रमाण हो तो दीजिए, हम प्रतिबंध की मांग करेंगे। शर्म आनी चाहिए। जो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, बार बार उसकी बात कर रहे हैं, कश्मीर में हमारे नेता बलिदान हुए, उन पर प्रतिबंध लगाने की बात करके आप क्यों डाइल्यूट कर रहे हैं कई चीजों को? प्रतिबंध लगाने की मांग ही कर रहे हैं, वो तो प्रतिबंध पहले लगा भी चुके हैं आप पे। काफी बदलकर इस्लामिक आतंकवाद के साथ इस्लामिक शासन कायम करना चाहते हैं, या भारत की सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं? ठीक, समझ में नहीं आता है कि देशद्रोहियों का जो समर्थन कर रहे हैं वो देशद्रोहियों से भी ज्यादा अपराधी हैं। ठीक। अजय शाह जी जुड़े हुए हमारे साथ, ने इनको प्रश्रय दिया है। और ये फॉरेन फंडिंग हो रही है, जो इस्लामिक कंट्रीज है, सऊदी अरब से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, इराक से फंडिंग हो रही है, ISIS के लोग उसमें मिले हुए हैं। अजय शाह जी जुड़ गए क्या हमारे साथ? और कहेंगे कि कार्रवाई यदि इस पर हो रही तो उस पर करें, क्यों डाइल्यूट कर रहे हैं? उसके पहले तो PFI पर आपने प्रतिबंध की मांग की थी, ठीक, अब आप नहीं कर रहे हैं। इससे देश का मानस ठीक, आपके खिलाफ। ठीक है मालू जी, मैं लौटूंगा फिर आपके पास। निजामी साहब, आपको राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रद्रोह में अंतर करना पड़ेगा, मालू साहब कह रहे हैं, और आप तो संविधान के अनुसार चलने वाली पार्टी के लोग हैं,
ओवैसी साहब तो हमेशा संविधान की दुहाई देते हैं, फिर क्यों इस प्रतिबंध पर आप विरोध जता रहे हैं? क्यों आपको लगता है कि एक पूरे वर्ग की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आईएएस से जिनके संबंध आए हैं, बाकायदा प्रमाण है, तो प्रतिबंध का इस तरह से विरोध क्यों लगता है आपको कि एक पूरे वर्ग की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? अनादि टीवी पे दर्शकों को मैं आज आपकी इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अभी ट्वीट करके ओवैसी साहब ने और हमारे जो एमआईएम के नेता हैं उन्होंने जो कहा है, शायद आप उसको सुन नहीं पाए या देख नहीं पाए हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूं। उनका ये कहना है कि अगर देश को तोड़ने वाली जितनी भी साजिशें हैं या देश हित में जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, संविधान को ताक में रखकर काम करते हैं, ऐसे लोगों पर की गई कार्रवाई का हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमारी मांग तो ये है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या इस तरह के और भी जितने भी संगठन हैं, इन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाना चाहिए, इनकी भी जांच होनी तो चाहिए। निजामी साहब वही तो पूछ रहे हैं, मैं सुना देता हूं क्या बोले वो। पीएफआई की सोच का विरोध पहले से करते हैं, लेकिन अपराध करने वाले कुछ व्यक्तियों के कारण पूरे संगठन पर बैन नहीं लगना चाहिए। ये पूरे एक वर्ग की आवाज दबाने की कोशिश है। और बजरंग दल ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने, कहाँ आईएसआई से संबंध है उनके? आईएस से संबंध है क्या उनके? कोई आतंकवादी घटना में बोले संलिप्तता है उनकी? भाई मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि अब हम लोगों का स्टैंड, हमारा जो भी है, हमने आपको क्लियर बताया कि जो देश में नफरत फैला रहे हैं, नफरत फैलाने वाले और लिंचिंग कराने वाले और बहुत सारी चीजें कराने वाले इस तरह के संगठनों पर भी इनकी भी जांच होनी चाहिए, इन पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत की क्या बात है भाई? मैंने तो फिर तो आप पर भी प्रतिबंध लग जाना चाहिए। आपके मन से कई नेता ऐसी भाषा बोल जाते हैं कि 10 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो। तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, उन संगठनों पर भी उनकी भी जांच होनी चाहिए, उन पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। तो निजामी साहब, आपराधिक घटनाओं में देश के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होना और बयानबाजी करने में अंतर है ना। इस तरह तो आप पर भी प्रतिबंध लग जाएगा, आपके संगठन पर, क्योंकि आपके संगठन से कई बार नेताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए आपके मंच से। आपके मन से कई बार नेता कह चुके हैं कि पुलिस को हटा लीजिए, हम 10 मिनट में देख लेंगे। बिल्कुल ही आपको चलना पड़ेगा। जो संविधान के खिलाफ चल रहे हैं लोग, जो इस देश में तोड़ने का देश को काम कर रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं भाई? हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं। हमने कब मना किया? हमारी मांग यही तो है। उसमें मांग एक और रख रहे हैं ना आप कि बजरंग दल पे भी लगना चाहिए, आरएसएस पे भी लगना चाहिए। तो ये कहाँ देश तोड़ने का काम कर रहे हैं? देशद्रोह का कहाँ काम कर रहे हैं? बता दीजिए ना। काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश में चुनाव आ गए हैं, फिर से चुनाव को लेकर ये एक षड्यंत्र रच के और इस तरह की चीजें की जा रही हैं। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस का पंथ संचालन निकलता है। जहां भी जितने भी हथियार इनके जो पूजा होती है, वो हथियार किनके नाम पर हैं? क्या उनके पास इनका लाइसेंस है? जहां भी हो कम से कम उसको भी तो वो दिखाएं। निजामी साहब, भी शिशु मंदिर या इस तरह के संगठन है जहां तो बता दीजिए ना, शिशु मंदिर में कौन सी ऐसी देशद्रोही की, देश विरोधी घटना हुई वहाँ पे? कौन सा षड्यंत्र रचा गया? ये क्या षड्यंत्र कम है कि इतने जखीरा, इतने हथियार आपके पास कहाँ से आते हैं? क्या इस देश में ये आरएसएस जो है ना, कहीं से रजिस्टर्ड संस्था है क्या? इसकी भी जांच तो होनी चाहिए ना कि ये हथियार कहाँ से आते हैं, इसकी जो पूजा की जाती है। हथियार, जिन हथियारों की आप बात कर रहे हैं, लाठियों की और जो तलवारों की आप बात कर रहे हैं, वो दशहरे पे पूजा होती है उसकी। दीपावली पे, दशहरे पे पूजा वो धार्मिक संघ के जो नागपुर के कार्यालय में और पूरे देश में जितने बम तो नहीं बना रहे ना, बम तो नहीं बना रहे ना वहाँ पे। मालू जी जवाब देंगे। मालू जी, सारी चीजें होती है वहाँ भाई, उसकी वो तो इसकी तुलना, पीएफआई की तुलना आप हथियार लेके चल रहे हैं, पथ संचालन कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं। कह रहे हैं ये भी एक तरह से इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं। हथियार कहाँ से आ गए उनके पास? मालू जी, मालू जी जवाब दीजिए। लगता है कि तकनीकी कारणों से मालू जी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। लेकिन निजामी साहब, मतलब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम पैरवी कर रहे हैं कि जो कुछ लोग इस तरह की सोच रखते हैं उन पर प्रतिबंध सही लगाया, लेकिन उसका विरोध भी कर रहे हैं।
क्योंकि आप उसकी तुलना ऐसे संगठनों से कर रहे हैं कि जिनके खिलाफ ऐसे सबूत नहीं है, तो एक तरह से संरक्षण देना ही हुआ ना। और जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे मालेगांव का ब्लास्ट हो, चाहे अजमेर दरगाह पे ब्लास्ट हो, पूरी और इस तरह के बहुत सारी चीजें, लिंचिंग हो रही है पूरे देश में, आप देख रहे हैं। इन सब चीजों की भी तो जांच होनी चाहिए। हमने कब मना किया? हमने कहा मुजरिम को तो जांच हो रही है ना, जो आप कह रहे हैं ना, जांच होनी चाहिए। मालेगांव मामले का कोर्ट में विचाराधीन है। तो नहीं है, लेकिन वो लोग भी देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं जो संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। यही तो मांग है हमारी। हेलो, अजय साहब जुड़ गए हमारे साथ। मालू जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मालू जी, मालू जी, बोलिए। आपने निजामी साहब को सुना अभी तक? वो कह रहे हैं कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, आपने प्रतिबंध लगाया, अच्छी बात है, लेकिन बाकी संगठनों में प्रतिबंध लगनी चाहिए, क्योंकि आरएसएस संचालन निकालता है, हथियार लेकर जाता है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। मालेगांव से लेकर तमाम घटनाओं का जिक्र किया। हम शरीयत लागू नहीं करते हैं, हम भगवा झंडे को जलाते नहीं हैं, हम हिंदुओं के मंदिर नहीं तोड़ते हैं, हम कोई किसी मुसलमान के पूजा पद्धति पर ऐतराज नहीं करते, हम किसी मस्जिद को नहीं तोड़ते, हम किसी मजार को नहीं तोड़ते हैं। हम देश और राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं, भारत माता की जय की बात करते हैं। आपको तो भारत माता की जय बोलने से परहेज है, आपको वंदे मातरम बोलने से परहेज है, बुत पूजा लगती है आपको। देश में यहाँ रह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए दिल धड़क रहा है आपका। ये नहीं चलेगा देश में। पाकिस्तान बना था, चले जाते वहां, क्यों रहे यहाँ? हिंदुस्तान में रहना होगा, सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का पालन करना होगा। आप नमाज पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, आप सब करिए, तकरीर करिए, लेकिन देश के खिलाफ यदि आपने आवाज निकाली तो आपकी आवाज बंद कर दी जाएगी। अब देश नहीं सहन करेगा। अजय शाह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मालू जी, मैं उनको भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। अजय शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादिर टीवी। नमस्कार सर, नमस्कार। अभी आप देर से जुड़े हैं, मालू जी जुड़े हैं हमारे साथ, AIMIM के नेता निजामी साहब जुड़े हुए हैं जी। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि सबूत होना चाहिए जी। यही बात आरिफ मसूद कह रहे हैं, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि एक वर्ग की आवाज दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की है। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए जी। इस पर प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि कांग्रेस की मानसिकता ऐसी है जो आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाते हैं, कि हथकंडे अपनाते हैं, वो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं ताकि वोट बैंक को साधा जा सके। जी 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 सर, ऐसा है, देखिए, ये आरएसएस जननी किसकी है? बीजेपी वालों की। मालू साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, है ना। इनकी जननी है जिसके कर्ता धर्ता ये लोग हैं और शिद्दत से उसके डिक्टेट्स मानते हैं। जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी तब ये लोग कहां थे, क्या कर रहे थे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस का स्टैंड बहुत साफ है। अगर पीएफआई किसी भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, आपके पास उसके प्रूफ है, एक बार नहीं 100 बार बैन कीजिए, लेकिन अपनी सत्ता बचाने के लिए आप किसी को स्क्रैपगोट नहीं बना सकते, किसी को इस तरह से कत्ल नहीं कर सकते। अभी प्रॉब्लम यह है, जब शासक अपनी सफलता की बात ना करके दूसरों पर दोष मरने लगे, तब समझ जाओ कि वो अपनी विफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखिए, रुपया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ? 42% लुढ़क गया। मतलब 42% मेरे देश की प्रेस्टीज है। पीएफआई और आरएसएस की तुलना जायज है? जी, दोनों संगठनों की तुलना कर रही है यदि कांग्रेस, तो इसको आप ठीक मानते हैं कि पीएफआई पर बैन लगा है तो आरएसएस पे भी लगना चाहिए? ये सही है? नहीं, देखिए, अगर उनके पास सबूत है तो बैन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अगर आप किसी को मोहरा बनाते हैं, कांग्रेस उसके खिलाफ है, 100 बार रहेगी। और जो काम अगर ये सो कॉल्ड पीएफआई कर रही है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हर पथ संचालन में हथियार लाए जाते हैं,
बड़े बड़े हथियार लाए जाते हैं। तो एक तरफ नागपुर पीएफआई में बम जहां बना रही इनका है, एक हेडक्वार्टर तरफ है, डंडे लेकर तलवार लेकर पथ संचालन शांति से निकाल रहे हैं, वो आप तुलना उसकी वैसे ही कर रहे हैं ना जैसे सज्जन सिंह वर्मा ने की है। नहीं, आप ये बताइए, आरटीआई का इनके जो हेडक्वार्टर्स है वहां आरटीआई का जवाब है कि आरएसएस हेडक्वार्टर्स के पास किसी भी धारदार हथियार का या लाठियों का लाइसेंस नहीं है, ये परमिशन नहीं लेते हैं। जब भी इलेक्शन आता है किसी भी थाने में जब आरएसएस के हथियार जमा कराती है, तो साहब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि उसकी तुलना पीएफआई से करना ठीक लग रहा है आपको? जो बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो नेताओं को मारने की साजिश रच रहे हैं, जो आईएस से मिले हुए हैं, आतंकवादी घटनाओं के लिए जिनको विदेश से फंडिंग आ रही है, उसकी तुलना आरएसएस से की जानी चाहिए। नहीं, आरएसएस के लोग बाग क्या बम बनाते हुए ब्लास्ट खुद नहीं मारे गए केरला में, त्रिपुरा में? आप बताइए ना, आप ही ने बताया है। तो जो काम अगर पीएफआई कर रही है वही आरएसएस कर रही है। अगर इसको आप बैन कर रहे हैं तो आरएसएस को बैन क्यों नहीं कर रहे? एक तरफा कार्रवाई क्यों? मालू साहब, एक तरफा कार्रवाई क्यों? ये जितनी बात इधर उधर की कर रहे हैं ना, ये देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जब बना था, जिसको इस्लामिक गणतंत्र में जिसका भरोसा नहीं था, धर्मनिरपेक्षता में भरोसा नहीं था और केवल इस्लामिक राज्य की स्थापना में भरोसा था, वो चलेगा फिर पाकिस्तान। ये AIMIM की जो बरखुरदार यहाँ बैठे हैं, इनके जो आका हैं, उनके पिताजी और उनके पूर्वजों ने तो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की पेशकश की थी। ये तो भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल थे जिन्होंने मिला लिया एक्शन करके। और डायरेक्ट एक्शन करने वाले कौन लोग थे? आप ही लोग थे, यही लोग थे। अब ये पूरी कौम को आपके बदनाम कर, भारत में यदि रहना होगा, सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालन करना होगा। यहाँ सर्वधर्म विश्व बंधुत्व है, आप लोग नहीं मानते। ये IS वाले लोग अब्दुल खलीफाई राज कायम करना चाहते हैं, भारत में नहीं हो सकता। भारत की जनता जागरूक है, पहले भी मंदिर तोड़े मुगलों के समय, आज मुगलों की। लेकिन अजय जी तो कह रहे हैं आपकी विफलताएं, केंद्र सरकार की विफलताओं को ढकने के लिए इस तरह से छापेमार कार्रवाई की और बैन लगा दिया। ये देश में नहीं चलेगा। और अब कोई भी मॉडल दिखा तो मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि कानून में अपना काम करे, पर इनको एनकाउंटर करके खत्म कर दो इनका पूरा सारा का सारा। क्या बात है मानो जी, आप कानून की भी बात करते हैं और इनकाउंटर की बात करते हैं। आप ये हर समय बीजेपी वाले डुप्लीकेटी की क्यों बात करते हैं, दोहरापन क्यों लगाते हैं? या तो कानून से चलिए या इनकाउंटर कर दीजिए, दोनों एक साथ प्रजातंत्र में कैसे चल सकते हैं? जो गद्दारी करे उसकी सजा क्या है शरीयत में? आप शरीयत की बात कर रहे हैं, तो आप क्या शरीयत मानते ही नहीं है ना। ये देश नहीं चलेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ नहीं चलेंगे। भारत का ध्वज कोई जलाएगा, उसके हाथ पांव को उसको ठीक कर दिया जाएगा। मार यहाँ मैं मानो जी आपसे सहमत हूँ कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं चलेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ रहे थे तब हिंदू महासभा के आपके मुखर्जी साहब और पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग है उसके साथ मिलके आपने क्या बंगाल में और सिंध में सरकारें नहीं बनाई थी? NDF LDF जो है, जो भी जितना भी संगठन है, ठीक है। डेमोक्रेटिक फ्रंट में कौन है केरल में? श्रीमान बताइए। मुस्लिम मैं लीग वही है कि आपसे पूछ रहा हूँ साहब, आप इतिहास की बात करते हैं, आप ये बताइए कि श्यामा चरण मुखर्जी ने अभी तो हम वर्तमान में आ जाएं के साथ आज की परिस्थितियों में आ जाएं। इतिहास की बात तो साहब यही करते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय की बाध्यता है और समय अब इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे जारी रखें, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। पीएफआई पर कार्रवाई से बेचैनी तो बढ़ी है, उन सियासतदारों की बेचैनी बढ़ी है जिन्हें अपना वोट बैंक दिखता है अल्पसंख्यकों में। लेकिन क्या यदि कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो सियासतदारों को एकजुट नहीं हो जाना चाहिए, इस कार्रवाई का समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वोट की बात हो तो सियासत तो होगी, मुद्दा तो है। मैं फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।